नमस्कार, मैं रंजीत मिश्रा। आप देख रहे हैं समाचार तक। आज हम जहां मौजूद हैं वो भारतीय आवाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पे, जहां हमारे सामने शख्स जो नज़र आ रहे हैं ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सबसे पहला बात तो कि कल इनकी बैठक होने वाली है। अहम फैसला होगी कि क्या ये इन्होंने पार्टी को लेकर के डिसीजन निकाला है। सर, सबसे पहले कल बैठक है सर, क्या सर? कल मगध प्रमंडल के और कुछ पटना जिले से लगभग 25-30 की संख्या में हमारे पार्टी के समर्थक आ रहे हैं और पार्टी के विस्तार, पार्टी के कार्यक्रम और मौजूदा सरकार के कार्यक्रमों पर विचार करके एक ठोस निर्णय लिया जाएगा, जिसमें एक बात तय है कि आने वाला लोकसभा के चुनाव में हर हाल में मगध प्रमंडल के 4 सीटों पर ये पार्टी उम्मीदवार उतारेगी, ये तय है। अब सवाल रह गया कि कल कुछ ऐसे विद्वान आ रहे हैं जिनके मन में एक भावना है। इस भारत को 2 तरफ बंटे हुए एक एनडीए और एक इंडिया। एक शिवपूजन सिंह जी हैं, धनरुआ के रहने वाले हैं, नामी ग्रामी आदमी हैं। उन्होंने एक सवाल डाला है कि हमारी पार्टी इंडिया या एनडीए। तो हमने साफ कहा कि न इंडिया और न एनडीए। अगर इंडिया में ताकत है और जिस तरह से इंडिया की अवस्था को हम देख रहे हैं, हम तो चैलेंज करते हैं इंडिया के सभी पार्टी के लोगों को कि अगर आने वाला दिन में आप चाहते हैं कि इंडिया की सरकार बने तो आप लोग को एक त्याग करना पड़ेगा। हर चीज़ को आजमाइश करके आप लोग कुछ कर लीजिए, एक अभियान छेड़ना चाहिए। और इंडिया के जितने गठबंधन में जितने लोग हैं, एमपी, राज्यसभा, लोकसभा, एमएलए और एमएलसी, सरकार को चेतावनी देना चाहिए कि अगर सही रास्ते पर जो 44 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे यहाँ की जनता थी आज के 10 वर्ष पहले, उसकी संख्या 80 करोड़ हो गई। ये संख्या बढ़ती जाएगी और 5 किलो अनाज पर गुजारा लोग करते जाएंगे। कभी भी इनको सभी तरह की तरक्की के बाद इनके साथ नहीं होगी। यानी एक दिन आएगा जब आने वाला दिन में 10 वर्ष में, 20 वर्ष में कि इंडिया के 1% छोड़ के 99% लोग यही 5 किलो अनाज पर गुजारा करना शुरू करेंगे। इससे अगर बचाना चाहता है इंडिया गठबंधन बचाना चाहता है तो सरकार को वार्निंग दे दे कि इनके चहुदिशी विकास के लिए इनको सब कुछ हो। ये 5 किलो अनाज पर गुजारा भत्ता से इनको छुटकारा करो। अगर ये नहीं होता है तो हम लोग लोकसभा और विधानसभा से रिजाइन कर दें। ये हम देखना चाहते हैं, अनाउंस करवाना चाहते हैं कि हाँ, अगर दम है इंडिया में तो अनाउंस करें। कल से हम लोग उसके साथ हो जाएंगे। सर, तरक्की की बात की है, लेकिन तरक्की होती कहाँ है अभी तक के? सब पार्टी तो अपने में पक्ष और विपक्ष में लगे हुए रह रहे हैं। मैं इसको मानता हूँ। जिस पार्टी की भी सरकार आई और जात के लिहाज से जिस जात को पावर दिया गया, सत्ता दिया गया कि आप गरीबों के प्रति देखिए, आप उसमें सच कहता हूँ, मुझे याद पड़ता है आज के 50 वर्ष पहले किशन पटनायक का नाम सुना होगा आप लोग। डॉक्टर लोहिया आचार्य नरेंद्र देव के बड़े अच्छे फॉलोअर थे, उड़ीसा के एमपी थे। डॉक्टर लोहिया के कहने पर हम लोगों ने उनका प्रणाम प्रकाश विद्या मंदिर टिकारी में करवाया था। तो सभी लोग बोलते हैं जात पात नहीं होना चाहिए, जात पात नहीं करना चाहिए। लेकिन अपने भाषण के क्रम में उन्होंने आरएसएस के बाद जब शुरू किया, वो कहा कि भाई मैं लोगों से थोड़ा विपरीत होकर बोलना चाहता हूँ। जिस जाति में तुम्हारा जन्म हुआ है
जिस धर्म में हुआ है, अगर तुम्हें सत्ता मिला है तुम अपने जाति को उत्थान कर दो। सुनने में बड़ा लगा कि ये क्या बोल रहे हैं। सभी लोग कहता है जात पात मत करो। किशन पटनायक ने कहा कि कस के जात पात करो, और जब एक एक आदमी अपने जात को उत्थान कर देगा, चहुमुखी विकास कर देगा, तो कल किसी जात की हिम्मत नहीं है किसी दूसरे जात की हिस्सा को लूटने के लिए। वो पटकेगा हाथ के, खबरदार इधर हाथ मत बढ़ाओ। यानी कहने का मतलब था कि कम से कम अपने अपने जात को तो डेवलप कर दो। सर, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई कार्यकर्ता नहीं, लेकिन आप किस नज़र से जनता को देखते हैं? मैं तो देखता हूँ कि पूरे विश्व का इंसान एक जात है और इंसानियत धर्म है। हमको किसी के साथ कह दीजिए, सफाई की बात हो, गंदगी लगा हुआ हाथ से अगर बेटा भी कहे कि आपके साथ हम रहेंगे और खाएंगे, तो हमको लगता है कोई इंसान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन किसी भी जात का आदमी, किसी भी धर्म का आदमी अगर मेरे साथ खाने को तैयार है, वो पाक साक है, तो मैं हमेशा तैयार हूँ। मैं तो कहा कि 1956 में खाया था, एक दुसाध, एक मांझी, एक चमार और एक कहीर और एक बढ़ई। हमारे सामने तो मैं देखता हूँ कि भारत की जनता हमारे भाई हैं, हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं। मैं इस दृष्टि से देखता हूँ और मैं सोचता हूँ, प्रकृति से अनुनय करता हूँ कि हे प्रकृति, इसी नेचर से हमारा अंत भी होना चाहिए। मैं आज तक किसी को जात नहीं समझा, और बड़ा करारा बात है, अगर आप लोग उसको छापेंगे तो लोग को लगेगा। मैं कहता हूँ लोगों को कि प्रकृति ने जिसको जात में बांटा, जिसको भी बांटा, पहचान दिया। पेड़ पौधों को प्रकृति ने बांटा, पहचान दिया। देख के हम लोग कहते हैं ये अमरूद है, ये आम है, ये पीपल है, ये बड़ है, पहचानते हैं ना। प्रकृति ने जानवरों को जात में बांटा, देख के पहचानते हैं ना। ये बैल है, ये गाय है, ये भैंसा है, ये हाथी है, हथनी है, फलाना है, चिलाना है, ये बकरा है। प्रकृति ने पक्षियों को बांटा, देख के पहचानते हैं। कीड़े मकोड़ों को बांटा, देख के पहचानते हैं। ये मच्छर है, ये मक्खी है, ये सांप है, ये बिच्छू है। लेकिन इंसान अनजान जगह पर जाके और कहे कि मुझे कहो मैं कौन जात हूँ, कोई पहचान है? इंसानों को जात में नहीं बांटा। यहाँ के इंसानों ने इंसान को जात में बांट दिया है, और इसीलिए उसके सामने मुश्किलात था कि इसको पहचान किया जाए। कहीं अनजान जगह में हम जाते हैं तो हमको कोई पहचान के कह दे कि आप अहीर हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप राजपूत हैं, कोई पहचान नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था प्रकृति को कि किसी जात की बेटी और किसी जात का बेटा पूरे दुनिया का मन से या परिवार से शारीरिक संपर्क बनाते हैं, और ये शूइंग पार्ट्स ठीक है तो बच्चे होते हैं। कल पार्टी की बैठक है सर, चेहरे भी सामने आएंगे क्या? लगता है कि जो 4 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, उसको इनडायरेक्ट रूप से लोगों को इशारा किया जाएगा कि आप वहाँ देखिए, आप वहाँ देखिए। और कल सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि गया जिला की धरती पर इसका जन्म हुआ है, तो गया जिला के धरती पर कल हम लोग कोशिश करेंगे कि गया जिला को सबसे पहले गया जिला का अध्यक्ष दें। तो कल अध्यक्ष को हम लोग मनोनीत करेंगे गया जिला की धरती पर, जिनको ये भी भार देंगे कि आप नवादा में बनाएं, आप जहानाबाद में, अरवल में और औरंगाबाद में, और यहाँ का 24 प्रखंड में आप बना दीजिए। वो 2 महीने का टाइम देंगे, यानी फरवरी के अंदर सब बनकर तैयार हो जाए। तो उम्मीदवार की घोषणा नहीं करेंगे, लेकिन इशारा लोगों को करेंगे जो सक्षम है लड़ने लायक। तो आप कोशिश करिए, आप कोशिश करिए, इस तरह का इशारा होगा, अनाउंसमेंट नहीं होगा। कल पार्टी के बैठक के बाद क्या ये भी निर्णय निकलेगा कि किसी पार्टी में जाने का भी विचार विमर्श हो? नहीं, हमने शुरू में आपको कहा कि किसी भी संगठन में, चाहे इंडिया हो चाहे एनडीए हो, 2 में किसी में जाने का कोई विचार नहीं है। किंतु परिस्थिति के अनुकूल इंडिया अगर इशारा करती है हमारी पार्टी की तरफ, तो हमारे सिद्धांतों से मिल करके चलने का अगर वादा होता है
तो ऐसी हालत में सोचा जाएगा कि हाँ गठबंधन हो सकता है। अभी बिहार में जो शासन चल रही है, क्या लगता है ये कितना उचित है कि कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी से बदलाव होते जा रहा है? देखिए, मैं तो कहा कि ये बदनाम करना कि फलाना जाति को बर्बाद कर रहा है, ये गलत होगा। उस जाति का नेता जिसको पावर मिला, सबसे बड़ा दोषी वही है। और सत्ता और सिद्धांत में बड़ा अंतर है। सत्ता के प्राप्ति में सिद्धांत को अगर बरकरार रखे, वो काबिल तारीफ है। उस इंसान को तो मैं पूजनीय मानता हूँ, लेकिन सत्ता के फेरे में सिद्धांत विहीन हो जाना, ये हमें कभी पसंद नहीं पड़ता है। इसलिए कि इंसान को मौत होनी है, मरना बरहक है, ज़रूरी है, सर्टेन है। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। तो ऐसी हालत में कम से कम दो चीज़ तो लेके जाओ। ये धरती पर दो चीज़ रहेगी, हम चले जाएंगे। फलां आदमी मर गया, मिलेगा। फलां मर गया, आहा मैं ही मर जाता था, अच्छा था। फिर आएगा फलां आदमी मर गया, फलां आदमी मर गया, भले मर गया, 10 को गाड़ी दे के ठीक है। यही दो चीज़ रहेगी धरती पर। इसी के तहत एक इंसान को काम करना चाहिए। अगर नहीं करता है वो, तो समझ लिए कि भविष्य को सोचा नहीं, वर्तमान को देखा नहीं। अंधा बन करके वो राजनीति करता है और सोचता है कि मैं क्या करिएगा। स्वतंत्रता सेनानियों में श्री बाबू का नंबर 5 आता था, अनुग्रह बाबू का नंबर 6 आता था। दोनों को बिहार की गद्दी दी गई इंटरिम गवर्नमेंट के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में श्री बाबू को 37वें और फिर मुख्यमंत्री के रूप में 47वें। साथ ही साथ अनुग्रह बाबू रहे। तो उनको तो एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन इसी धरती पर, इसी बिहार की धरती पर 2% की आबादी रखने वाला इंसान उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। और लगता है 20 वर्ष तक क्यों रहेंगे। उनसे सवाल पूछा जाए, छोड़ो सबको, किशन पटनायक के हिसाब से आज़ाद कर दिया है आप कम से कम अपनी जाति को, तो उसमें ही गरीब मिल जाएंगे। तो दोष इंसान का है, दोष नेता का है। ज़्यादा दोषी नेता है जो डेवलप नहीं कर रहा है अपने लोगों को, गैर लोगों की तो बातें छोड़ दीजिए। इसलिए मैं हर हाल में सोचता हूँ कि इंसान के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तरक्की नहीं होने का कारण स्वयं नेता है, दूसरा कोई नहीं। बौद्ध की नगरी, विष्णु की नगरी से बिलोंग करते हैं सर, क्या सोचे हैं इस नगरी के लिए? मैं तो इस बात को कहता हूँ, अब जब ऐसा सवाल आप लोग पूछते थे तो बात याद आती है। वो रह रहे हैं। इसके केवल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय वरीय उपाध्यक्ष थे बाबू जीतन राम मांझी को जब 9 महीना समय मिला मुख्यमंत्री रहने का, तो उन्होंने कहा था कि सोनब्राज जो है, सोनब्राज वहाँ से मैं शुरू करूँगा और सारी नदियों में रिजर्वायर बना करके दोनों किनारे से छोटा छोटा कैनल और मेन पानी ला करके फल्गु में गिराऊंगा। और इसे एक गांव में भूल गया, वहाँ पर बांध करके और बोध गया तक के रिजर्वायर बनेगा। दोनों तरफ पे पक्के सड़क बनेंगे, एक पिलग्रिम स्थान हो जाएगा। और सालों भर, और इस नदी के दोनों बाजू से कैनाल निकाल के पटना तक ले जाएंगे। कहने का मतलब था कि जो आज पेयजल की दिक्कत हो रही है, सिंचाई के जल की भी दिक्कत नहीं होती अगर उस बात को मान लिया जाता। लेकिन वर्तमान सरकार के मुखिया ने क्या किया कि गंगा को उल्टी बहा के लाया। सफल हो जाता बड़ी अच्छी बात है। और जो प्लान था मांझी जी का, वो प्लान से कहीं ज़्यादा पैसा लगा है। और कभी कभी रबर डैम में पानी गंदा हो जाता है तो कभी सुखाना पड़ता है, कभी बहाना पड़ता है। ये बात तो कम से कम सोनब्राज को लाया जाता है। हाँ, ये नहीं उत्पन्न होता। यहाँ पर मैं मांझी जी का नाम लेना चाहता हूँ कि इनके जो दिमाग की बात थी, गया को, खासकर गया को और गया के आसपास नवादा और औरंगाबाद को जो पानी की उपलब्धता का
वो बड़ी श्रेयस्कर था। आज भी मैं इस बात को कहूँगा। और नीतीश जी को चाहिए अभी भी कि गंगा के पानी जब लाए हैं तो नवादा से लेकर औरंगाबाद तक के इस पानी को आबाद करके तो छोड़िए, लेकिन गया को ही तरसना पड़ता है कभी कभी, तो कब सफिशिएंट होगा, नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज भी ज़रूरत है उस सोनभद्र से जोड़ने का गया को। और हमारी पार्टी अगर सत्ता के साथ गई या सत्ता में आई तो निश्चित रूप से मांझी जी का जो प्लान था उस प्लान को हम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। सर, अंतिम सवाल, केंद्र में बैठे भाजपा सरकार जो है 2047 तक के लॉन्च की है, आप किस नज़र से देखते हैं? बड़े इंसानों का बड़ा बोल। मैं इसीलिए तो कहा कि इंडिया अगर सशक्त हो जाए तो इस 47 की बात कह 27 में टिकेगा, 24 में टिकेगा। हमारी कमजोरी का फायदा एनडीए गठबंधन ले रहा है। एक जेपी खाली कोई जन्म ले लिया भारत की धरती पर, उसी दिन ये सारा प्लान एनडीए का खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई जेपी हो नहीं रहा है, स्वार्थ में है, मेरे हाथ में सत्ता मिल जाए, मेरे हाथ में सत्ता मिल जाए। कम से कम एक चीज़ तो है कि भाजपा के लोगों ने, चाहे वो आरएसएस ओरिएंटेड हो या विश्व हिंदू परिषद ओरिएंटेड हो, एक चीज़ तो है कि सारा का सारा भार सोचने के बावजूद भी मोदी के हाथ में सौंप दिया। और मोदी ने करके दिखा दिया, 3 स्टेट के चुनाव जीत करके। ये छोटी बात नहीं है। ये देन किसकी है? हमारी देन है। हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा हमारे जो दुश्मन होंगे, हमारे जो विपक्षी होंगे, हमेशा लेंगे, इसमें दुराय का सवाल नहीं है। और यही मिल रहा है। इंडिया कल सशक्त हो जाए, अब कहे कि जेपी को ले लिया पैदा, हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ चाहिए बीजेपी रहित भारत। कल मिल जाएगा। 24-25 का आगामी चुनाव है सर, क्या संदेश देंगे अपने पार्टी के दोस्त? मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ता जो आने वाले हैं, जो आ गए हैं, सबको कहना चाहता हूं कि तत्काल जनहित में जितने कार्य हैं सरकार से जो छूट गया है उसको पूरा कराने में लगें। और ख़ास करके इंसान को इंसानियत सिखावें। इंसान ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पार्टी की सत्ता मिलेगी नहीं मिलेगी कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा सिद्धांत इधर से उधर नहीं हुआ। हमने जो सिद्धांत बनाया है कि बाबा साहेब के रास्ते पर चल के सभी जाति विहीन समाज और मानव समाज बने, मानवता धर्म बने, किसी को कोई सताए नहीं, सभी लोग आपस में मिल करके राष्ट्र का निर्माण करें, देश का निर्माण करें और दूसरे देश में भी हमारा फैलाव हो। अभी तो हमें जानकारी मिलती है कि जो यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उस पर व्हाइट हाउस भी बोलने को तैयार हो गया। लेकिन आप लोग, आपके जो जात भाई हैं, मीडिया, वो बिक चुके हैं। विदेश में कहते हैं कि भारत के बड़ी नाम हो रहा है, फिर सोने की चिड़िया बनने जा रही है और विकसित राष्ट्र हो गया, इसका हो गया, अनाउंस हो गया विकसित राष्ट्र बनाने का। विकसित राष्ट्र यही होगा। अब व्हाइट हाउस सवाल उठा रहा है, प्रेस मीडिया को कह रहा है कि सवाल करो। आप लोग से आग्रह करना चाहते हैं कि विदेशों में जो बदनामी हो रही है सरकार को, इस सरकार के चलते देश को, वो बदनामी से आप लोग बचाइए। आप ही लोग बचा सकते हैं, क्योंकि देश वाला जानता है कि यहाँ 80 करोड़ लोगों को भोजन मिल रहा है, यही जानता है। 4 जात बन गया, ठीक है, ये अच्छी बात है। गरीब, नौजवान, महिला और एक क्या है, एक क्या बोलते हैं कि यही 4 जात है और कोई जात नहीं है। अगर इस पर भी निर्भरता हो जाए भाजपा का तो हम दाद देना चाहते हैं कि अच्छी बात है। यानी भारत की धरती पर 4 जात है, गरीब, बेरोजगार, महिला और नौजवान। मैं भी मान लिया इसको, और बाकी कोई जात नहीं है। इस पर निर्भर अगर करता है भाजपा तो हम उसको दाद